नमस्कार दोस्तों। हम लोग शिक्षा तथा ज्ञान के बारे में कुछ पढ़ेंगे अपने चौथे चैप्टर के। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए इस समय की शिक्षा में जो प्राचीन काल से जो शिक्षा चली आ रही थी इस समय की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वही शिक्षा अभी भी चली आ रही थी, ज्ञान विकास वही सब चला आ रहा था। इस समय क्या शिक्षा का स्तर ऐसा था कि कोई सामूहिक या इंडिविजुअल रूप से कोई इच्छुक नहीं था शिक्षा सीखने के लिए। अगर देखा जाए शिक्षा क्या होता है कि अगर किसी को अपने रोजगार के लिए अगर कुछ सीखना है तो वह सीख लेता था। तो उसी को इस समय शिक्षा और ज्ञान का रूप दे दिया गया था। ठीक है ना। और इस समय कोई पर्सनली अगर कोई देखा जाए सामूहिक रूप से एक शिक्षा संस्था चल रही थी तो ऐसे तो साक्ष्य कम ही मिले हैं। ओके, आगे चलते हैं। और अधिकतर जो शिक्षा का स्तर था वह ब्राह्मणों तक ही सीमित था। कभी कभी क्या होता था कि मंदिर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करते थे। ओके, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को सामान्यतः गुरु के घर जाना पड़ता था और उनके साथ रहना पड़ता था। एक गुरुकुल की व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। अगर इस समय के अध्ययन के मुख्य विषय के बारे में बात किया जाए तो विवेद थे, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, जिसमें विज्ञान भी सम्मिलित था। ठीक है, ये इस समय के अध्ययन के मुख्य सब्जेक्ट थे। ओके, शिल्प या किसी और पेशे की शिक्षा देने का दायित्व आमतौर पर श्रेणियों या अलग अलग परिवारों पर छोड़ दिया जाता था। श्रेणी जिन्हें गिल्ड भी कहा जाता था। ठीक है, श्रेणी मतलब होता है कि व्यापारियों का समूह। कोई अगर व्यापार कर रहा है, आप अगर किसी क्षेत्र में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका एक समूह, जैसे कि अगर आप मोबाइल विक्रेता हैं, मोबाइल अगर आप बेचते हैं तो जितने भी मोबाइल बेच रहे हैं वो सबका एक समूह हो जाए तो उसे प्राचीन काल में हम लोग कहते थे गिल्ड। उसी का इंग्लिश में कहते थे गिल्ड और हिंदी में कहते थे उसे श्रेणी। ओके, ये लोग सामूहिक रूप से चलते थे। श्रेणियों का अपना अलग न्यायालय होता था, इनका अलग अपना कानून होता था। ये गवर्नमेंट को कर दिया करते थे। ठीक है ना, इसी वजह से इनको कोई नहीं बोलता था और ये भी जहाँ चलते थे इनके आगे सभी लोग अपने आप को तुच्छ समझते थे। कुछ ऐसी प्रथा, ऐसी कुछ भौकाल था तब के शिल्पों, तब के गिल्ड का। ओके, भौकाल टाइप मान सकते हैं आप। एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। धर्मेतर विषयों को प्रधानता देते हुए अधिक औपचारिक ढंग से शिक्षा देने का काम कुछ बौद्ध विहार करते थे। इनमें से बिहार का नालंदा सबसे प्रसिद्ध था। ओके, इस तरह के दूसरे केंद्र विक्रमशिला और उदयंतपुर भी थे जो विख्यात थे। ये दोनों भी बिहार में ही थे। देखिए, बिहार में नालंदा भी था, बिहार में विक्रमशिला भी था, बिहार में उदयंतपुरी भी था। ठीक है ना। और इनमें दूर दूर से विद्यार्थी विद्योपार्जन करने के लिए आते थे। तिब्बत के विद्यार्थी भी शामिल थे। अधिकांश विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निःशुल्क थी। ठीक है ना। इन विद्या केंद्रों का खर्च चलाने के लिए राजा इन्हें उदारता के साथ भरपूर नगद देता था, भूमि दान देता था। नालंदा को 200 गांवों का दान भी प्राप्त था। कश्मीर शिक्षा का दूसरा बड़ा केंद्र था। इस काल में कश्मीर में अनेक शैव पंथ और शिक्षा केंद्र परवान चढ़े। दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण मठों की स्थापना की गई। मदुरै और श्रृंगेरी मठ इस समय साउथ में स्थापित किए गए थे इसी समय। ठीक है ना। ये सब विद्या के केंद्रों का काम करते थे। इन विद्या केंद्रों में वाद विवादों का और शास्त्रार्थों का ज्ञान दिया जाता था जो खासतौर पर धर्म और दर्शन से संबंधित थे। ठीक है ना, जो बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है इस समय, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था धर्म और दर्शन को। ठीक है ना, तभी देखिए साउथ से इस समय दर्शन निकले थे। आदि शंकराचार्य निकले थे जिन्होंने अद्वैतवाद की परिकल्पना की थी। ठीक है, तो इस समय देखा जाए तो एक धर्म और दर्शन ज़्यादा निकले। ठीक है ना, लोग अपने अपने धर्म को उभारने के लिए अपने अपने मठों, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने क्षेत्रों में उसके लिए एक नए नए विचार और उसके अंदर व्याप्त कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए नए नए विचार, नए नए दर्शन का उद्भव होना शुरू हुआ। हिंदू धर्म में क्या विकृतियाँ हैं उसको दूर करके शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की संकल्पना की। ठीक है ना। मुस्लिम समुदाय में सूफियों का उद्भव हुआ। ठीक है ना। अब बौद्ध मठ जो है आपका, वहाँ पे तर्कशास्त्र, ज्ञान, विद्या का उद्भव हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला उदयंतपुरी विश्वविद्यालय, वहाँ पे तो सारे विषय पढ़ाए जाते थे पर ये बौद्धों के द्वारा ज़्यादा समर्पित रहता था ये सब। तो अपने अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए नए नए लोगों का जन्म होना शुरू हुआ। ठीक है, इस काल में देश में विज्ञान के विकास की गति बहुत धीमी आई। धीमी होने का कारण यह था कि भारत दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रमुखता दर्ज को खो बैठा, इसलिए क्योंकि शल्य चिकित्सा के लिए आपको चीर फाड़ करना जरूरी था। शव को चीर फाड़ करने के लिए आपको करना था शल्य चिकित्सा के ज्ञान के लिए। लेकिन अब क्या हो गया कि इस समय सामाजिक प्रथा ऐसी बन गई कि चीर फाड़ कौन करता था? निम्न जाति के लोग। ठीक है, जिसकी वजह से ये विज्ञान पतन की स्थिति में आ गया। वस्तुतः शल्य चिकित्सा नाइयों का पेशा बन गया। फलित ज्योतिषी ने खगोल विज्ञान को धीरे धीरे पृष्ठभूमि में ढकेल दिया।
ठीक है ना। ज्योतिष ने जो ज्योतिषी प्रथा आ गई, और जो खगोल विज्ञान का स्थान अब ज्योतिषी ने ले लिया, और शल्य चिकित्सा अब नाइयों का पेशा बन चुका था, ठीक है ना। लेकिन गणित के क्षेत्र में प्रगति हुई, ये अवश्य कि गणित के क्षेत्र में प्रगति हुई। इस काल में भास्कर द्वितीय की रचना लीलावती दीर्घकाल तक मानक ग्रंथ बनी रही। देखिए, भास्कर द्वितीय की रचना कौन सी थी? लीलावती दीर्घकाल तक बनी रही, ठीक है। खनिजों, खास तौर से पारे के उपयोग के कारण दवाओं के क्षेत्र में भी कुछ प्रगति हुई। पारों का उपयोग होना शुरू हो चुका था। वनस्पति विज्ञान और जानवरों की चिकित्सा पर भी कई पुस्तकें लिखी गई, लेकिन घोड़ों की नस्ल में सुधार करने की कोई प्रयत्न नहीं किया गया, ठीक है ना, जिससे भारत को घोड़े के लिए मध्य एशिया और आदि पर अपनी निर्भरता जारी रखनी पड़ी। देखिए, इस समय भारत से विज्ञान की प्रगति में रोक इसलिए लगी क्योंकि क्या होता है कि अगर आप विज्ञान को अगर अच्छे से अगर आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि विज्ञान की परिभाषा, यानी कि विज्ञान का विकास वही होता है जहाँ के समाज में रूढ़िवादिता नहीं होती है। अगर समाज में रूढ़िवादिता और कटुता होगी तो विज्ञान का ह्रास नहीं होगा, तो लोग जो है अपने अपने में सेपरेट रहना शुरू करेंगे और उनकी प्रवृत्ति खोजी नहीं बनेगी। जब तक प्रवृत्ति खोजी नहीं बनेगी तो विज्ञान का विकास नहीं होगा। और जब लोग अपने ही शैल में रहना शुरू कर देंगे और अपनी सोच को संकीर्ण कर देंगे तो उनके सोच में ब्रॉड नहीं होगा। जब ब्रॉड नहीं होगा तो उनकी खोज करने की जो क्षमता है वो खुलेगी नहीं। जब क्षमता नहीं खुलेगी, खोज करने की सोच नहीं बनेगी, तो विज्ञान का विकास भी नहीं होगा। तो विज्ञान और समाज में ये एक समानता है। आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं, कहीं भी इसके बारे में आप जिक्र भी कर सकते हैं, और अगर कोई पूछे तो आप उसके बारे में बता भी सकते हैं कि एक समाज और विज्ञान में क्या समानता है, ठीक है ना। और यही मेन कारण है कि भारत से इस समय विज्ञान का ह्रास होना शुरू हो चुका था, क्योंकि भारत संकीर्ण हो चुका था और समाज में सामंतवादी प्रथा ने निजी संपत्ति और निजी व्यवसाय का ज़्यादा बोलबाला कर दिया था और हर चीज़ निजी होने लगी। यहाँ के मंत्री लोग अपने आप को राजा समझने लगे, सामंत लोग एज राजा के समतुल्य समझने लगे अपने आप को, जिसकी वजह से ये सब प्रभाव पड़े। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम लोग इस समय धार्मिक आंदोलन और विश्वास की बात करें तो इस समय धार्मिक आंदोलन का, तो इस समय हिंदू धर्म का पुनर्स्थापन होना शुरू हो चुका था, विस्तार हो गया था, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ह्रास जारी रहा। बौद्ध जैन धर्म का ह्रास होने लगा, हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना होने लगा। इस समय जैन और बौद्ध मुनियों से शास्त्रार्थ होना शुरू हो चुका था, उनको नीचा दिखाना शुरू हो चुका था, और कहते हैं कि इस समय भिक्षुओं के ऊपर उत्पीड़न भी शुरू कर दिया गया था, और भिक्षु जो जैन और बौद्ध थे उनके मंदिरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया गया था। कहते हैं कि जो पुरी का जो मंदिर है कभी एक बौद्ध मंदिर हुआ करता था। पुरी का जो मंदिर है आप देखते हैं वो कभी बौद्ध मंदिर हुआ करता था। कुतुब परिसर में स्थित मंदिर कभी एक जैन मंदिर था जिसे विष्णु मंदिर में रूपांतरित कर दिया गया। ओके, तथापि वे किसी योजनाबद्ध नीति का हिस्सा नहीं थे, जैसा कि बाद में कुछ तुर्क सुल्तान जैसे महमूद गजनी के साथ हुआ था, ठीक है ना। तो आप ये एग्जाम्पल कहीं भी कोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस समय बौद्ध धर्म पूर्वी भाग में ही सीमित रह गया था। पाल वंश के कुछ शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक बने थे। इस समय क्या होता था कि जो प्रकृति थी, प्रकृति के ऊपर विजय पाने के लिए हमेशा जो मनुष्य है वह हमेशा लालायित रहता है। तो आज के विज्ञान से ये प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो उस समय भी ये चीज़ किया जाने लगा था। तो इस समय हिंदू जो थे वो लोग भी इसी कार्य में आगे बढ़े और उन लोगों को योगी कहा जाने लगा, जो लोग प्रकृति को अपना मानना शुरू कर दिए थे। जिसमें गोरखनाथ नाम के थे योगी, उनको जो है ये तवज्जो मिली, वो पहले आगे बढ़कर आए और वही गोरखनाथ के अनुयायी बाद में नागपंथी कहलाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। और वही नाथपंथी जो आप श्री योगी आदित्यनाथ जी को देखते हैं, गोरखनाथ, उसी के नाम पे गोरखपुर नाम बसा है, ठीक है ना। ये वही गोरखनाथ हैं जिनके अनुयायी नाथपंथी कहलाना शुरू कर दिए, और यही नाथपंथी हमारे यूपी के सीएम हैं। इसी समय आदि शंकराचार्य ने अपना अद्वैतवाद का विचार रखा था, ठीक है ना। उनको अद्वैतवाद कहा जाता था। उन्होंने जो है आत्मा परमात्मा को एक ही माना है, ठीक है ना। उन्होंने दोनों में कोई भेद नहीं किया है। उनका पूरे सोच का, उनके पूरे दर्शन का जिस्ट यही है कि उन्होंने आत्मा परमात्मा को एक माना है। ओके, इस समय रामानुज भी आ गए थे। रामानुज द्वारा प्रवर्तित परंपरा का अनुसरण दक्षिण भारत के माधवाचार्य और उत्तर भारत में रामानंद वल्लभाचार्य आदि कई विद्वान चिंतकों ने किया, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का अध्याय 4 पूरा हो चुका है। 3-4 वीडियो में जितने वीडियो बने हैं, तो अब हम लोग नए अध्याय मिलेंगे अब 5वें अध्याय में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ, बाय बाय। आयुष उपाध्याय।